प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ते हुए आज अध्याय 12 में पहली क्लास है और आज हम लोग बात करेंगे विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका भारत में जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के सरकार के जो 3 अंग हैं, इसमें व्यवस्थापिका या विधायिका की आज हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विधायिका के कितने भाग हैं, उन भागों में उनके अंग क्या क्या हैं, विधायिका किससे मिलकर के बनी हुई है, भारत में विधायिका के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग अगले पृष्ठ से बात शुरू करते हैं। विधायिका के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। विधायिका यानी लेजिस्लेचर। विधायिका के 2 भाग हैं। विधायिका के 2 भाग कर लें। 2 भाग क्या क्या हैं? एक केंद्र की विधायिका है और एक राज्य की विधायिका है। केंद्र की विधायिका को हम लोग संघीय विधायिका कहेंगे और उसके बाद राज्य विधायिका। तो सबसे पहले संघीय विधायिका, यह है संघीय विधायिका। और दूसरा है राज्य विधायिका यानी राज्यों की विधायिका। तो राज्य और केंद्र, इसकी अलग अलग विधायिका है। संघीय विधायिका की जब बात करेंगे तो इसमें बात होगी संघीय विधायिका में संसद। संघीय विधायिका में क्या है? संसद। संसद के 3 अंग हैं। इसमें चलना नीचे और संसद में देखें तो संसद के 3 अंग हैं। ये आपके 3 अंग हो गए। संसद के 3 अंग में राष्ट्रपति, इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और इसके बाद है लोकसभा यानी निम्न सदन। ये हुआ ये संघीय विधायिका यानी कि फेडरल संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनी है। राज्य विधायिका में चलें तो राज्य विधायिका में राज्य का विधानमंडल आता है यानी राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में भी आप इसे वर्गीकृत करें तो आपको मिलेगा 3 भाग। एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। एक हो जाएगा राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा विधानसभा और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन। विधानसभा क्या है? निम्न सदन। और ये है उच्च सदन। यहां एक चीज और जोड़ना, यदि विधानमंडल
द्विसदनीय हो। अगर विधानमंडल द्विसदनीय है तब, नहीं तो नहीं। अगर विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय है, द्विसदनीय यानी दो सदन अगर हैं तभी इसको कहेंगे, नहीं तो एक सदन की ही बात होगी। तो द्विसदनीय मिक्स हो गया है। इसको बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय है, द्विसदनीय, द्विसदनीय है, तब जा करके विधान परिषद का गठन होगा। अन्यथा केवल राज्यों में विधानसभा ही है, अभी 7 ही राज्यों में विधान परिषद है। तो एक बार पूरी चीज को देखते हैं। विधायिका के दो भाग हैं, एक केंद्र की विधायिका जिसको संघीय विधायिका कहेंगे, एक राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में संसद है और राज्य की विधायिका में राज्य के विधानमंडल है। संसद के 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं, ये तीनों से मिलने के बाद क्या बनती है, संसद बनती है। उसी तरह राज्यों में राज्य विधानमंडल में राज्यपाल है, उसके बाद विधानसभा है, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, और इसके बाद है विधान परिषद, उच्च सदन। अगर राज्य में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है तब, जरूरी नहीं है कि राज्यों में विधान परिषद हो। भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है, अन्य राज्यों में केवल और केवल विधान सभा है। तो जहां विधानसभा है वो केवल राज्यपाल और विधानसभा ही समझा जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग संघीय विधायिका की, फेडरल लेजिस्लेचर। तो बात करनी है संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, इसको कहेंगे फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका। अब संघीय विधायिका में क्या क्या आता है, हम लोग बिंदुवार बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। यानी संघीय विधायिका जो है ये संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय विधायिका भारत में अपनाया गया है। यह संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा ये ठीक नहीं लग रहा, के अंतर्गत द्विसदनीय क्या किया गया है, के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहां संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें 2 सदन है, जिसमें 2 सदन। कितने सदन हैं, 2 सदन। एक राज्यसभा, एक सदन का नाम क्या है, राज्यसभा। उच्च सदन किसको कहते हैं, और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा यानी उच्च सदन और लोकसभा यानी निम्न सदन।
तो ये व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आइए बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ये लोकसभा की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष रूप से इसका जो निर्वाचन होगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग हो सकती है। यह कभी भी भंग हो सकती है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपके सामने हैं। यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब कि कभी भी इसे भंग किया जा सकता है। वही राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अर्थात इसका विघटन नहीं होता। तो ये दूसरी बात राज्यसभा के बारे में कि इसका विघटन नहीं होता, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी प्रकृति की। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 में चलें। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अगला बिंदु, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, यानी अनुच्छेद 79 से 122, भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में संसद के गठन, इसमें क्या है, में संसद के गठन की बात की गई है। क्या क्या बात की गई है पूरा हम लोग नोट करेंगे। संरचना की बात की गई है। दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की अवधि, इसकी बात की गई है। और किस चीज की बात की गई है? संसद के अधिकारियों की बात की गई है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद के अधिकारियों, संसद के सदस्यों की शक्तियां, संसद के सदस्यों की शक्तियां, इसकी भी बात की गई है। विशेषाधिकार और मुक्तियां, विशेषाधिकार
विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां, इसकी चर्चा की गई है। संसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां के बारे में उल्लेख किया गया है, के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये बात स्पष्ट हुई, क्या बात स्पष्ट हुई कि संविधान के भाग 5 में चलें और वहां अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 की बात करेंगे तो इसमें संसद के गठन की बात की गई है, संसद की संरचना, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के अधिकारियों की चर्चा की गई है, संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आदि के बारे में चर्चा की गई। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक किए गए। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे संसद के गठन एवं संरचना। तो अगला टॉपिक होगा इसमें संसद के गठन एवं संरचना। ये बात तो संसद, ये के नहीं ठीक लग रहा है, का कर दें, संसद का गठन एवं संरचना यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है बात हम लोग करने वाले हैं। तो संसद का गठन और संरचना, इस पर बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के संसद बनती है। तो हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तथा लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। तो ये देखा गया कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। और ये बात हम लोगों ने अनुच्छेद 179 में पढ़ा। कहाँ पढ़ा है? ये है अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं।
राष्ट्रपति जो है वो संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या हैं? संसद के ही अंग हैं। उसी तरह अगले बिंदु में लोकसभा की बात कर लें हम लोग। लोकसभा संपूर्ण भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा करती है, जिसे निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा केंद्र और राज्यों, राज्यसभा क्या करती है? केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा केंद्र में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक बात और कि राज्यसभा में, यानी जो उच्च सदन है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि समान प्रतिनिधित्व तो भारत की जनसंख्या के, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है, और राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इस समय देखेंगे तो राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में समान नहीं, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो जनसंख्या है, और किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है, तो किसी राज्य की बहुत कम है। तो इस प्रकार आपने देखा कि संसद का गठन और उसकी संरचना किस प्रकार हो रही। यद्यपि हम लोग इसे आगे राज्यसभा और लोकसभा को अलग से पढ़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में से राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब लोकसभा और राज्यसभा हमें अलग से देखना होगा। आज की कक्षा को हम लोग रिवाइज करके खत्म करते हैं।
बात शुरू हो रही थी विधायिका के बारे में, और विधायिका में बात हुई थी कि संघीय विधायिका और राज्य विधायिका, ये दो प्रकार की विधायिका है। संघीय विधायिका में संसद है, तो राज्य की विधायिका में राज्य के विधानमंडल है। संसद के तीन भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ऊंचा सदन है ये, और ये नीचा सदन। उसी तरह राज्यों में आएंगे तो राज्य में विधानमंडल के तीन भाग हैं, राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। ध्यान रखें कि जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है, और विधानसभा जो है ये निम्न सदन है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में विधान मंडल द्विसदनीय है, वहां विधान परिषद है 7 राज्यों में। अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है और राज्यपाल, इन्हीं दोनों से मिलकर के वहां का विधानमंडल बनेगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे संघीय विधायिका से, और संघीय विधायिका फेडरल लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, यहां से बात शुरू कर रहे हैं। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया गया है। 2 सदन क्या क्या हैं? एक सदन है राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, और एक सदन है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था में राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? भारत की जनता करती है। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और ये कभी भी भंग हो सकती है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये विघटन नहीं होता, ये भंग नहीं होती। तो राज्यसभा के बारे में आपने जाना कि इसका विघटन नहीं होता, ये स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में चलें, और भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के गठन की बात की गई है। संसद के गठन की बात की गई है, संरचना की बात की गई है, दोनों सदनों की अवधि क्या है इस पर बात की गई है, संसद के अधिकारियों की चर्चा की गई है, संसद के सदस्यों की शक्तियां इस पर बात की गई है, विशेषाधिकार इनके क्या हैं इस पर बात की गई है, और उन्मुक्तियां क्या हैं इस पर बात की गई है। यानी अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के दोनों सदनों के बारे में चर्चा की गई है विस्तार पूर्वक। तो ये अनुच्छेद आपको देखने हैं। उसी तरह इसके गठन की बात करें, संसद के, और संरचना की बात करें, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन की बात करें पार्लियामेंट के, तो आपको अनुच्छेद 79 में मिलेगा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। क्या जाना आपने? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप को ही संसद कहा जाता है। राष्ट्रपति जो हैं ये संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है? क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं होते तब तक वह कानून नहीं बनता, अंतिम रूप से वह अधिनियमित नहीं होता, कानून का रूप नहीं प्राप्त कर पाता।
इसलिए संसद का एक भाग कौन है? राष्ट्रपति महोदय। आगे बढ़ते हैं और इसी में लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहीं राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। ये जान लें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की संख्या निर्धारित की गई है, प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई है। तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने के कारण हर राज्य की जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो समान नहीं है, प्रतिनिधित्व असमान है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रतिनिधित्व किस प्रकार से असमान है। इस तरह से हम लोगों ने सामान्य रूप से संसद का गठन और उसकी संरचना पर बात की। अब हम लोग बारी बारी राज्यसभा और लोकसभा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।